कॉशी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। संविदा कल्प क्या होती है, इसके संबंध में कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 5 में, जो सेक्शन आपका 68 से लेकर के 72 में उसका प्रावधान किया गया है। तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉशी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि संविदा के जैसा होता है। संविदा की सारे एसेंशियल उसमें नहीं होते हैं, कुछ इसेंशियल उसमें होते हैं, जैसे कि कंसिडरेशन होता है उसमें एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता हो। तो आज हम लोग संविदा भंग के क्या क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है। तो उसके लिए चैप्टर 6 है आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जो समाप्त होता है 75 में आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। उसके बाद से आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का ये लास्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन 73 से लेकर के 75 ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है। किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, प्रस्थापना हुई, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हो गया, उसके बाद एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल फुलफिल हो गए, तो क्या हो गए, एक संविदा हो गई। अब संविदा हो गई तो उसको अगर किसी पक्षकार के द्वारा भंग किया जाता है तो उसको क्या परिणाम होंगे। अगर आपने कोई संविदा किया है और ब्रीच हो गया तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो संविदा भंग क्या होता है, पहले हम लोग जान ले संविदा भंग क्या होता है, कैसे संविदा भंग होता है। तो संविदा भंग दो प्रकार से हो सकती है, या तो जो समय दिया गया था उस समय पे पालन नहीं किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना होता है, परफॉर्म कराना होता है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं किया, जो टाइम स्पेसिफाई किया गया था उस समय आपने उसका पालन नहीं किया। एक होता है कि पालन से पूर्व, जो समय दिया गया था उस समय में आपने उसका पालन नहीं किया। तो दो प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। एक समय पर पालन ना करने पर, और एक होता है समय के पूर्व। तो समय के पूर्व को क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच बोला जाता है इसको, एंटीसिपेटरी। मतलब कि जो टाइम दिया गया था उस टाइम से पहले, जो आपका परफॉर्म करने का समय था उस समय से पहले ही आपने क्या कर दिया, उसको ब्रीच कर दिया। इसके लिए सेक्शन आपका 39 देखना होगा आपको। सेक्शन 39 में बताया गया कि एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। या तो क्या कर लेता है, मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, निगलेक्ट कर देता है काम करने से, या तो अपने को डिस्क्वालिफाइड कर लेता है किसी कारणवश, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ए ने बी से कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कि जो हम सामान है क्या करेंगे, 5 जनवरी को 5 कुंटल चावल पहुंचाने के लिए ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने कहा ठीक है पहुंचा दोगे तो हम क्या कर देंगे, आपको पैसा उसका दे देंगे, क्या करेंगे, उसका भुगतान कर देंगे। अब ए ने जो है 5 जनवरी को सामान पहुंचाना था और सामान को नहीं पहुंचाया, तो क्या हो गया, बी को नुकसान हो गया। क्या हो गया, बी को नुकसान हो गया। तो 5 जनवरी का जो समय था वह समय पर पालन उसने क्या किया, इस वजह से क्या हो गया, बी को नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान हो गया, संविदा भंग हो गई कि इन दोनों के बीच में सामान जो पहुंचाना था उस सामान को नहीं पहुंचाया, इस वजह से संविदा क्या हो गई, भंग हो गई। तो ये समय के पालन ना करने पर। दूसरा है समय के पूर्व। अब ये सामान 5 जनवरी को पहुंचाना था लेकिन उसने 5 अक्टूबर को ही मना कर दिया कि हम सामान नहीं पहुंचाएंगे, तो समय से पूर्व ही क्या कर दिया उसने, भंग कर दिया, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। तो कुछ जिसका पक्षकार का नुकसान हुआ है, जो एग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको कुछ नुकसान हुआ संविदा भंग होने से, तो उसको कुछ उपचार चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसी के बारे में बताता कि अगर संविदा भंग हो गई है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पहला नंबर अगर हम देखते हैं तो पहली चीजें उसमें क्या आती हैं, सबसे पहली चीजें इसमें आती हैं कि उस व्यक्ति को जो है नुकसानी,
अगर कोई संविदा भंग करता है तो उस व्यक्ति को क्या मिल सकती है? नुकसानी मिल सकती है, डैमेजेस मिल सकता है। दूसरे नंबर पे क्या मिल सकता है? दूसरे नंबर पे क्वांटम मेरियट, जितना काम उतना दाम। तीसरे नंबर पर क्या किया जा सकता है? इंजेक्शन, व्यादेश। संविदा भंग कर दिया, पक्षकार ने क्या किया? संविदा को भंग कर दिया तो उससे नुकसानी दिला दी जाएगी। क्वांटम मेरियट का मतलब क्या हुआ कि जो काम उसको करना था उस काम को उसने पूर्ण नहीं किया, थोड़ा बहुत उसने काम कर दिया, तो जितना काम उसने किया है उसी के हिसाब से जितना काम उतना दाम उसको दे दिया जाएगा। तीसरी चीजें क्या है? इंजेक्शन कर दिया जाएगा। मान लेते हैं ए ने बी से कोई एग्रीमेंट किया हुआ और वह संविदा जो की हुई है उससे धन से भरपाई नहीं की जा सकती। वह ऐसी व्यक्ति से संविदा की कि आप धन से उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, तो इंजेक्शन कर दिया जाएगा, व्यादेश कर दिया जाएगा। तो ये तीन परिणाम निकल करके आते हैं। जो पीड़ित पक्षकार है वो तीनों में से कुछ भी ले सकता है। तो पहला नंबर आता है आपका नुकसानी, डैमेजेज। तो सेक्शन 73 जो है वो संविदा भंग से कारित हानि के लिए नुकसान या प्रतिकर के बारे में बात करता हूं कि अगर संविदा भंग हो गई है तो उसके लिए कौन सी नुकसानी मिलेगी, क्या प्रतिकर मिलेगा, तो उसके बारे में आपका 73 बात करता है। 73 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने का ब्रीच कर देता है तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, क्या रेमेडीज मिलेगी उसको, या क्या डैमेजेस उसको मिलेगा। तो उसमें बताया गया है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है, अपरिनिर्धारित। और जो नुकसानी होगी, जो नुकसानी होनी चाहिए वो डायरेक्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? डायरेक्ट। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के संबंध में भी हेडले बनाम वैक्सनडेल के केस में बताया गया है कि अगर डायरेक्ट है, अगर वह ब्रीच जो हुआ है डायरेक्ट हुआ है, इनडायरेक्ट वे में नहीं है, तो वहां पर नुकसानी दिलाई जाएगी। अगर कोई भंग का प्रत्यक्ष परिणाम हो रहा, निकल करके आ रहा है, तभी आपको नुकसानी दिलाई जाएगी। अगर दूरस्थ परिणाम निकल करके आ रहा है, नुकसानी आपको नहीं दिलाई जाएगी। तो क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। जो नुकसानी जो आपने भंग किया होगा वो डायरेक्ट उसका परिणाम निकल करके आ रहा हो। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है सेक्शन 73। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब यह होता है कि ऐसी नुकसानी जिसका निर्धारण पक्षकारों के द्वारा नहीं किया गया है। जो पार्टी थी, ए एंड बी जो भी पार्टी है, उन्होंने कि अगर हम ब्रीच करते हैं तो हम कितना कंपनसेशन लेंगे, इसका निर्धारण उन लोगों ने नहीं किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो उस समय उन्होंने इसका निर्धारण नहीं किया था। तो इसका निर्धारण कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? कोर्ट के द्वारा किया जाएगा कि कितनी नुकसानी दिलानी है। जैसे मान लेते हैं कि ए ने, मैं इसी को ले लेता हूं, ए ने बी से संविदा की कि 5 जून तक जो है, 5 जनवरी तक आपको 5 कुंटल चावल पहुंचा देना है। उसने 5 कुंटल चावल नहीं पहुंचाया, इससे क्या हो गया? इसको नुकसान हो गया। मान लेते हैं किसी पर्पज के लिए उसने चावल मंगाया था या बेचने के लिए मंगाया था, या मान लेते हैं कि किसी होटल में सामान वामान बनाने के लिए उसने मंगाया था, तो उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ चावल ना पहुंचने से। चावल ना पहुंचने से क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो नुकसान अगर हो गया है तो अब इसका निर्धारण तो इन लोगों ने किया नहीं था कि हमको कितनी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये कोर्ट तय करेगा। कौन तय करेगा? कोर्ट तय करेगा कि 5 कुंटल चावल ना पहुंचने से एक व्यक्ति को उस तारीख में कितनी हानि हुई है, वह कोर्ट उसको जो भी रीजनेबल होगा युक्त दिलाया जाएगा। तो ये है आपका अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कौन सा है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की संविदा भंग हो गया है तो उसके लिए कौन सी नुकसानी। इसी में अगर हम देख लेते हैं, इसी में एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए ने बी से एग्रीमेंट किया 5 कुंटल 5 जनवरी तक चावल पहुंचाने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि बी ने किसी अगले पार्टी से उसने क्या किया? ले लिया चावल। अब भाई अगले पार्टी से उसने चावल ले लिया, लेकिन हो सकता था उस समय रेट कुछ और रहा हो। उस समय जब चावल मंगाया था तो उस समय कुछ रेट और रहा हो। तो संविदा मूल्य, जो संविदा का मूल्य था, और बाजार मूल्य,
कि बाजार में क्या रेट चल रहा है, इन दोनों का अंतर निकाल करके जो आएगा उतना कंपनसेशन कोर्ट उसको दिलवा देगा। मतलब मान लेते हैं कि सामान उस समय क्या था, 50 रुपए का था, ठीक। बाद में सामान क्या हो गया, रेट उसका बढ़ गया, 60 रुपया हो गया। तो इसने सामान कितने में खरीदा, 60 रुपए में खरीदा। कितने की हानि हो गई, 10 रुपए की हानि हो गई। क्या हुई, 10 रुपए की इसको हानि होगी, और भी जो भी उसको कष्ट हुए उन सब का कंपनसेशन कोर्ट उसको कराएगा। भाई ब्रीच का, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हैं तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन होना चाहिए, तभी अपने व्यक्ति क्या करेगा, अपनी ऑब्लिगेशंस को मानेगा, अपने दायित्वों को मानेगा। अगर यह प्रावधान नहीं किया जाता तो हर व्यक्ति क्या करता, ब्रीच करता, उसको कुछ नहीं मिलता। तो ब्रीच करने से पहले व्यक्ति के दिमाग में यह आ जाता है कि अगर हम ब्रीच करेंगे तो हमको हर्जाना देना होगा, हमको नुकसानी देनी होगी। तो इसलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म वो लोग कराते हैं। दूसरी चीजें आती हैं 74 में जहां शास्ति का अनुबंध, मतलब कुछ ऐसा है जो उससे एक्सेसिव है। शास्ति का अनुबंध मतलब कि पेनाल्टी लगाई गई इस प्रकार से, और संविदा भंग हो गई है तो उसके लिए क्या प्रतिकर होगा, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस उसे कहते हैं जो पक्षकार संविदा के समय क्या कर लेते हैं, उसका निर्धारण कर लेते हैं कि अगर हम संविदा का भंग करते हैं तो हम कितना प्रतिकर उसको देंगे। एक ये हो सकता है, एक हो सकता है कि शास्ति के तौर पर उसका अनुबंध हम लोग संविदा के समय में कर लेंगे। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है। अब यहां पर जो मूल्य पक्षकारों के द्वारा तय की गई होगी उसी मूल्य के अनुसार जो भी युक्त होगा कोर्ट उसको दिला देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ले लेते हैं कि ए ने बी से एक संविदा किया है, और ए ने जब वह दोनों व्यक्ति संविदा किए थे उसी समय कह दिया कि अगर 5 कुंटल चावल आप नहीं पहुंचाएंगे तो 1000 रुपए आपको हर्जाना देना होगा। क्या देना होगा, 1000 हर्जाना देना होगा। तो इसी को बोलते हैं परिनिर्धारित, पहले से जिसका निर्धारण कर लिया होगा कि अगर ब्रीच होता है तो आप 1000 रुपए देंगे, ए के द्वारा चाहे बी के द्वारा, कोई भी भंग करता है। मान लेते हैं ये पैसा नहीं दे रहा है और ये सामान नहीं दे रहा है, तो कोई भी अगर उन्होंने निर्धारित कर लिया है तो जो भी रिजनेबल होगा, अब कोर्ट इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। एक तरीके से लिमिटेशन लगा दिया गया है, पक्षकारों ने एक लिमिटेशन लगा दिया है कि हम इससे ज्यादा जो है नहीं देंगे, तो कोर्ट इससे जो भी कम पैसा होगा वह उनसे युक्त दिला देगा। अब ये तो हो गया कि हाँ भंग करने पर क्या प्रतिकर होगा उन्होंने निर्धारण। अब शास्ति के तौर पर जैसे मान लेते हैं 5 कुंटल चावल वो नहीं पहुंचाता, तो 5 कुंटल चावल का 4 गुना, कितना, 4 गुना। तो 4 गुना क्या लग रहा है, ये शास्ति लग रही है। क्या लग रही है, शास्ति लग रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा दंड लग रहा है कि अगर ब्रीच करता है तो बहुत ज्यादा उसको नुकसान देना पड़ेगा। तो इसमें जो युक्त होगा उसका कोर्ट निर्धारण करेगी, और उस व्यक्ति से जिसने भंग किया है उस पक्षकार से उस मूल्य को दिला देगी। तो ये आपका होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो 73 में जो बात करता है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है, और 74 जो बात करता है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करता है। इसमें कई सारे दृष्टांत आपके बेयर एक्ट में दिए गए हैं, उसको आप अपने बेयर एक्ट में भी देख सकते हैं क्या क्या दृष्टांत है, और भी स्पष्ट आप उसके लिए समझ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि अगर कोई व्यक्ति संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित कराता है तो प्रतिकर पाने का क्या हो जाएगा, हकदार होगा। ये 75 बात करता है। अब संविदा भंग का अधिकार पूर्वक विखंडन कब किया जाएगा, संविदा भंग का अधिकार पूर्वक विखंडन कब किया जाएगा। जैसे इसमें दृष्टांत बताया गया है कि ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपके यहां आएंगे और आपके यहां गाना गाएंगे। 2 माह का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, और हर रात जो 100 रुपए दिए जाएंगे हर रात का। अब हर रात का 100 रुपए दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि वह 4 रात आई, 5वीं रात क्या किया, उसने आने से मना कर दिया या किसी कारणवश नहीं आई, तुरंत ही क्या हो जाएगा, अब को अधिकार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
अधिकार मिल जाएगा। अब आप चाहें तो उसका विखंडन करा सकते हैं। अब विखंडन कराने पर जो भी आपकी नुकसानी हुई है उस व्यक्ति से जिसके ना आने से आपको नुकसान हुआ है भरपाई करवा सकते हैं। तो ये आपका 75 है। तो टोटल आपका 3 सेक्शन इसमें बताए गए हैं जो संविदा भंग के परिणाम के विषय में बात करता है। इन तीनों सेक्शन में एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में, एलएलबी के एग्जाम में, सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि